थी घटनाएं आज भी घट रही हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं ना, लोकल सपोर्ट अभी भी मिल रहा है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, बिल्कुल जम्मू कश्मीर से बहुत से ऐसे युवा हैं जो देश के लिए प्राण तक न्यौछावर कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और देश प्रेम उनके दिल में बसता है। लेकिन जो दूसरा पहलू है उसे भी हम नकार नहीं सकते, उसे भी हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे साथ और भी मेहमान है और आज मेरे पास बड़ा पैनल है, इसीलिए एक पैनलिस्ट को अगर मैं इतना वक्त दूंगी तो बाकी सबका समय कम हो जाएगा, इसीलिए एक एक करके सभी को अपनी बात कहने का मौका देते हैं। तौसीफ शाह मेरे साथ में हैं जो कि पीडीपी की तरफ से हैं। तौसीफ शाह जी, जो अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है उस बीच अभी मुक्तेश्वरानंद के इस बयान की एंट्री हो जाना, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र हुआ, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, 5 के 5 दिन यूं ही हंगामा होता रहा और हंगामे में भी नौबत ऐसी आ गई कि डिग्निटी तार तार हो गई, धक्का मुक्की मारपीट तक हो गई सदन के भीतर। ये हो क्या रहा है और इसके पीछे कौन है? जैसा सुखविंदर जी कह रहे हैं, कौन है साजिश? मेरी तरफ से सारे पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और उसके बाद मैं सबसे पहले मुक्तेश्वर जी का बड़ी जोरों शोरों से मैं उनका खैर मकदम करूंगा कि उन्होंने 370 को बहाल करने की एक सिफारिश की है या एक वो अपना पॉइंट रखा है। और दूसरा सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने सुखविंदर जी से कहा कि वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी, बाकी चीज़ें हो रही थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने हिंदुस्तान के साथ जो इलाक़ किया है वो हमने 1947 में किया है। तो यह मिलिटेंसी जो शुरू हुई, जो पत्थरबाजी की जो हालातें शुरू हुई वो 1990 के बाद शुरू हुई। तो 47 और 90 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 40 साल का फ़र्क है, 42 साल का फ़र्क है। तो ये 42 साल में आप क्यों बोल रहे हैं कि इन 42 साल में कोई जंग नहीं हुई थी, इसमें कोई फायरिंग नहीं हो रही थी, इसमें कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही थी? तो धारा 370 90 से पहले ज़्यादा स्ट्रांग पोजिशन में थी ना। जैसे 75 में है, 75 से पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था हमारे पास, तो वहां भी धारा 370 थी, 90 तक भी धारा 370 थी, 2019 5 अगस्त तक धारा 370 थी। तो ये चीज आप ना इसमें से ये बाहर निकाल दीजिए कि जो आप यही 30 साल को उठा के धारा 370 को बदनाम जैसे किया जा रहा है कि धारा 370 की वजह से पत्थरबाजी हो रही मैं तो ये देखती हूँ कि थी। कश्मीर बड़ा अलग थलग सा था। मैं तो यहाँ दिल्ली में बैठकर ये देखती हूँ कि दिल्ली और कश्मीर की दूरी एक बड़ी विचित्र सी और बड़ी लंबी सी दूरी थी जो कम हो गई है, जो कम हो गई है 370 हटने के बाद। देखिए, मेरे बचपन से यहाँ पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की फैक्ट्री है, जिसे जो गड़ियां बनाती है, नॉर्मल HMT की फैक्ट्री जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर मेरे बचपन से लगी हुई है। मैं भी करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 50 साल के आसपास का हूँ, तो वो तब से लगी हुई है। यहाँ पर दिल्ली के बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेज हैं। तो ये कहना कि धारा 370 के होते हुए यहाँ पर कोई हिंदुस्तान की कंपनी काम नहीं कर सकती थी, ये पाकिस्तान का हिस्सा था, या यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी, या यहाँ पर फायरिंग हो रही थी, बिल्कुल गलत है। धारा 370 एक लैंड प्रोटेक्शन था, एक ये प्रोटेक्शन थी जो यहाँ के लोगों को दी गई थी। भारत में दो झंडे थे, कश्मीर का झंडा दो झंडे, देखिए दो झंडे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना था, बिकॉज हमें कश्मीर बड़ा प्यारा है और वो कश्मीर अलग थलग हो ये कोई देशवासी बर्दाश्त कर नहीं सकता। और 370 के हटने के बाद वो जो दूरी है, जो मैं कह रही हूँ, वो जो अलग थलग पड़ने वाली बात है, वो जो दिल की दूरी है वो कम हुई है। अब कश्मीर के लोग भी ऐसे रहते हैं जैसे देश के बाकी लोग रहते हैं। ये फर्क खत्म हो ये आप नहीं चाहते क्या? बस 10 सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, जैसे आपको कश्मीर बहुत प्यारा है, हमें भी हिंदुस्तान प्यारा है। 1947 में हमने अपनी मर्जी से हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया, जबकि हमारे सामने 2 ऑप्शंस थी, हमारे सामने पाकिस्तान भी था, हमारे सामने हिंदुस्तान भी था। तो हमने जानबूझ के, अब आप इसका अब कोई ऐसी पार्टी आए जो श्रेय लेने की कोशिश करे, जबरदस्ती बोले कि हम ही नहीं, हमने कश्मीर को खींचा अपनी तरफ, ये तो बिल्कुल ये जो श्रेय लेने की बीमारी है, देखिए, तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी की है। ये जो श्रेय लेने की बीमारी है, क्रेडिट तो हर पार्टी लेना चाहती है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। हाँ, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए मैं खुलकर कह सकती हूँ कि क्रेडिट लेने की होड़ तो सभी के बीच में है। वकार भट्टी साहब, आप क्या सोचते हैं? वकार भट्टी साहब, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, क्या कहना चाहेंगे? एक साथ मत बोलिए, मोहित शुक्ला जी और भी पैनलिस्ट हैं, वक्त कम है, सभी को बोलने का मौका दीजिए। वकार भट्टी साहब बोलेंगे। देखिए 1947 से हिंदुस्तान ने वादा खिलाफी की है, और अगर आज कश्मीर के लोग दूर हैं ना हिंदुस्तान से, या यूथ को नफरत होती है हिंदुस्तान की सियासत से या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, चाहे वो फिर कांग्रेस की रही या भाजपा की गवर्नमेंट रही, वो उसका मेन जो रीजन है वो है वादा खिलाफी।
देखिए, हमारे इस्लाम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब किसी के साथ माहिदा करो तो वो माहिदा कभी अपनी तरफ से तोड़ने की कोशिश मत करना। कश्मीरियों ने कभी भी माहिदा नहीं तोड़ा, कश्मीरी लोगों ने कभी भी हिंदुस्तान के साथ माहिदा नहीं तोड़ा। 53 से लेकर आज दिन तक सिर्फ कश्मीरियों के साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, और जो माहिदा था उसको तोड़ा गया। किसने तोड़ा है? कश्मीरियों ने कभी नहीं तोड़ा, वो तोड़ा है हिंदुस्तान की बैठी हुई सरकारों ने, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार थी या आज के मौजूदा भाजपा की सरकार थी। और उसके बाद आप कहते हो लोग पत्थर क्यों मारते हैं, उसके बाद आप कहते हो लोग विरोध क्यों करते हैं। आप पैलेट चला दो, आप पैलेट चला दो, आप लोग बच्चों की आंखों की रोशनी खत्म कर दो, आप इन फेक इनकाउंटर कर दो, आप लोगों को पीएस से यूएपीए में लोगों की जिंदगी बर्बाद कर लो। आपको सारे राइट हैं जी, आपको सारे हक हैं। लेकिन कश्मीरी अगर गुस्से में कहीं पत्थर उठा गया, और आपने 10 पत्थर से तो कोई मरा नहीं, लेकिन पैलेट से हजारों लोग मरे हैं, पैलेट से हजारों की आंखों की रोशनी चली गई है, उस पर आप लोग बात नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप वो बात करते हो जो आज रेडिकल कह रहा है, जो आज हिंदू रेडिकल्स जिस तरीके के साथ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, वही चीज टीवी में उनको प्रमोट किया जाता है। और हमारी तरफ से अगर हक मांगा जाए तो हमें पीएसए यूएपीए में जेल में बंद किया जाता है। आपकी बात सुन ली मैंने, आपकी बात समझ ली मैंने। सैफ खान जी, चूंकि आप फैक्ट्स पर बात करते हैं तो यहाँ मैं आपको लाना चाहूंगी। अच्छा, ये मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती कंप्लीटली। किसी की कोई बात अच्छी है, किसी की कोई बात अच्छी है, और हाँ, क्रेडिट लेने की ओर तो पार्टियां किसी को पीछे नहीं छोड़ती, सब आगे रहती है। अब मैं एक बहुत न्यूट्रल से आपसे सवाल करना चाहूंगी। अगर 2014 से पहले का मैं जिक्र करूं, ये नहीं कि 2014 के जस्ट बाद चीजें बदल गई, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर कुछ साल पहले चली जाऊं, मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं मीडिया में ही, और जब वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उन्होंने वापस आकर अपना एक्सपीरियंस बताया और कहा कि रचना, हालात कुछ ठीक नहीं है, वहां यूं पत्थरबाजी होती है, वहां यूं मीडिया को टारगेट किया जाता है, और बड़ा जान का खतरा मैंने महसूस किया। अब जब वो फिर से जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने वहां के बदलाव के बारे में बताया। ये मैं एक देश के आम नागरिक के तौर पर कह रही हूं। वो कह रहे हैं हालात सुधरे हैं, बेहतर हुए हैं, और वो जो लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है उससे तो बड़ा गर्व होता ही है। यानी कश्मीर किसी ना किसी मायने में भारत से अलग तो था, वो जो दूरी थी वो पटी है। वो कश्मीर के लोग जो अलग थलग सा महसूस करते थे, वो अब देश के नागरिक के तौर पर जी रहे हैं। फिर क्यों कुछ लोग हैं जो 370 की बहाली की मांग कर रहे हैं, और इस मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? मैडम, आप बार बार ट्विस्ट कर रहे हो। कुछ लोग, फिर बीजेपी को लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं आरएसएस को? सैफ जी बोलने पहले, सैफ जी बोलने पहले, वकार भट्टी साहब आप बोलिए। ठीक है, यहाँ ठीक है, सैफ जी जवाब देंगे, सैफ जी जवाब देंगे, सैफ जी जवाब देंगे। ऐसे टाइम खत्म हो जाएगा, ऐसे टाइम खत्म हो जाएगा। मैंने कुछ लोग इसलिए कहा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी इस पर खूब सियासत कर रहे हैं। और अब तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी ये कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का ताजा बयान ये कह रहा है, और आम लोग भी बोलते हैं। तो मैं कहूंगी कुछ लोग, सैफ जी बोलेंगे अब, सैफ जी बोलेंगे, रचना जी, मैं वकार, अब सैफ जी बोलेंगे, वकार जी शांत हो जाइए। हाँ, सबसे पहले हम आज का जो मुद्दा है, जो आज की डिबेट है, वो शंकराचार्य जी के बयान के ऊपर है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो 370 का उन्होंने जो जिक्र किया वो इसलिए किया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में 1862 से एक स्पेशल स्टेटस होने की वजह से जो गौ हत्या है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। जो कंटिन्यूस जो नॉन बेलेबल वारंट तक जो है जो लोग हत्या करते थे उन पे लगाया जाता था अंडर सेक्शन 298A आरपीसी की स्टेट के द्वारा जो है उनकी जमानत तक जो है नहीं होती थी। ये नॉन बेलेबल वारंट था। अब 370 हटने के बाद जो है गौ हत्या की शिकायतें आई हैं, वो भी उस दौरान में जो है जब भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल की सरकार पीडीपी के साथ में जो है जब चला रही थी। ये हमारे शंकराचार्य जी ने जो इच्छा वो जो है सामने लेके आए और बताया कि जो गाय है उसको एक नेशनल एनिमल का एक स्टेटस जो है वो दिया जाए। हाँ। अब ये भारतीय जनता पार्टी कैसे दे देगी स्टेटस, आप मुझे बताइए। अब मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो सामने लेके आता हूँ। मेघालय में वो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको बीफ देंगे, मणिपुर में प्रॉमिस करते हैं, आसाम में प्रॉमिस करते हैं, केरला में तो बीफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आरएसएस और बीजेपी चला रही है साथ में जो है। गोवा में कहते हैं हम आपको सस्ता बीफ देंगे। इंडिया इस वक्त 1.3 मिलियन टन ऑफ मीट जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। आप समझते हैं पूरी दुनिया में
हमारा भारत दूसरे ऐसे देश है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है बीफ इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले स्वामी जी यानी शंकराचार्य जी ने ये जो इच्छा जाहिर की लेकिन वो है, सीधा ये भी उसने कह किया सकते थे कि गौ हत्या हो रही है इसीलिए उसको लेकर कड़े कानून बनने चाहिए, क्योंकि अभी एक पैनलिस्ट बता रहे थे कि वो 370 होते हुए भी वहां गौ हत्या हो रही थी, फिर हटने के बाद भी गौ हत्या हो रही है, कोई बदलाव नहीं आया है सच। तो बीजेपी की इससे पहले बीजेपी का टेन्योर रहा है। हाँ, आप ये समझ ले 3.5 साल तो साथ में मलाई खाई उन्होंने स्टेट के ऊपर जो है। और उसके बाद जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी जो हमारे देश की सबसे बड़ी बीफ की एक्सपोर्ट कंपनी है अलियाना ग्रुप जो है, उसने 2 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को डोनेट किया है हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो है। आप समझ सकती हैं। अब आप समझ रहे हैं, जो दर्शक हमारा इस वक्त जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो समझे इस बात को कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ और ये क्यों हो रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हम एक जगह किसी पार्टी पर मैं पूरी तरह से रिलाई नहीं करती, बैकडोर से ऐसी डील्स बहुत सी होती हैं और लगभग सब पार्टी इसमें नजर आती है मुझे, सभी एक जैसे नजर आते हैं मुझे। रचना मैं अपनी बात जो है 10 सेकंड्स में खत्म करना चाहूंगा ये बताते हुए कि जब एक जगह के ऊपर आप ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है ना, और उसको फिर ये बोलते हैं कि हमें उसको खाना भी आता है। आपके जो है बीजेपी के चीफ मेघालय अर्नेस्ट कहते हैं कि जो है हम तो खाएंगे साहब जो है बीफ। संगीत सोम कहते हैं गौ हत्या नहीं होनी चाहिए और खुद की मीट एक्सपोर्ट की कंपनी है। मनोहर पारिकर कहते हैं हम तो बीफ सप्लाई करेंगे। ये बयान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते, तो सबसे पहले तो गौ हत्या के ऊपर जो है रोक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, सबसे पहले जो एक्सपोर्ट बढ़ा के जो अपनी जेबें भरी, ये भी एक सवाल पूछा था उन्होंने, ये भी एक सवाल पूछा था। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कुछ टाइम पहले भी ये सवाल पूछा था और ये कहा था कि अगर आप इतने गाय हमारी माता है वाले नारे देते हैं, ये सीधे बीजेपी से उनका सवाल था, तो फिर क्यों कुछ कड़े और ठोस कदम नहीं उठाए गए, सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से कुछ नहीं होगा। ऐसी सख्त टिप्पणी वो इससे पहले भी कर चुके हैं। नफीरुल इस्लाम साहब, आप इस पर क्या रिएक्शन देंगे? ये सिर्फ राजनीति की बातें हैं, अभी इसमें शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है। हालांकि 370 से जोड़कर उनके बयान को देखा जा रहा है, लेकिन उनकी बातचीत में पूरा सार गौ माता से रिलेटेड था। लेकिन वो ये भी कह सकते थे कि गौ माता को लेकर कड़े रूल बना दो, लेकिन 370 का जिक्र किया तो ऐसा लग रहा है आग में घी डल गया। अनम्यूट कर लीजिए खुद को नफीरुल जी, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ हेलो जी जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। सबसे पहले मैं तमाम पैनलिस्ट का खैर मकदम करता हूँ, आदाब कहता हूँ आपको भी। देखिए कश्मीर का मुद्दा ये आज का मुद्दा नहीं है, सन 47 से पहले भी ये मुद्दा रहा है और 47 के बाद भी रहा है। उस जमाने में जिस तरीके से रणबीर पैनल कोर्ट को संवैधानिक तौर पे एक मान्यता दी गई थी 53 में, और उसके बाद जिस तरीके से उसको यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, अलग अलग जमाने में अलग अलग सरकारें वहां बनी, लेकिन जो संविधानिक अनुच्छेद के हिसाब से धारा 370 का जो मुद्दा था, वो मुद्दा कहीं ना कहीं 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और बहुत सारे PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए थे, 5 न्यायाधीश की बेंच वहां बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और तमाम सुनवाई के बाद एक फैसला आया था जिसपे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उस वक्त राष्ट्रपति ने अपना एक मोहर लगाया था कि 370 को रिवोक कर दिया जाए, ताकि कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक फ्री इनग्रेस और इग्रेस मिले, जिसके तरीके से वो अपने सोच और समझ के तहत अपनी जिंदगी को बिता सके, बिजनेस कर सके, एजुकेशन की तरफ जा सके और बाहरी लोगों के साथ एक पार्टनरशिप में जाकर एक अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करे। लेकिन हाल ही में जो शंकराचार्य जी का जो बयान आया है, मैं कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल, देखिए मैं मुसलमान जरूर हूं लेकिन अपने ईमान के प्रति एक आस्था रखता हूं, और कहीं ना कहीं एक धार्मिक प्रतिक्रिया के हिसाब से उन्होंने जो कहा है वो मुझे लगता है कि 370 का कहीं ना कहीं उस विषय पे एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 2019 से पहले जो भारत का
रैंक था बीफ एक्सपोर्ट में, वो 7 नंबर में था, 7। लेकिन 2019 से लेके 2024 ये 5 साल का जो वक्फा आया है, आज भारत पूरे विश्व में 2 नंबर है ब्राजील के बाद। और सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है, अगर आप देखेंगे, मैं आपको डेटा दे रहा हूं चैलेंज के साथ, कि जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ओनर है मिस्टर सतीश एंड मिस्टर अतुल सबरेवाल, अरबियन एक्सपोर्ट, नाम देखिए, नाम है अरबियन एक्सपोर्ट, लेकिन उसके मालिक है मिस्टर सुनील कपूर। एमकेआर फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट, जिसके मालिक है मिस्टर मदन अबोड, और पीएमएल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक है मिस्टर एस बिंद्रा। तो कहीं ना कहीं ये जो उद्योगपति है, मुझे लगता है इन उद्योगपति को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा राजनीतिक वेंडेटा चलाया जा रहा है, जिसका मैं विरोध करता हूं शुरू से और आगे भी करूंगा। और इस तरह के आस्था को ठेस पहुंचाने की जो भी सरकार कोशिश कर रही है, मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। क्योंकि समझने वाली बात है, 11 राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है मोहतरमा, और वो 11 राज्य से जो बीफ के जो उत्पादन होते हैं, अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे देश का 2/3 हिस्सा ये राज्यों से आता है, जिसमें आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल और मिजोरम आते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कश्मीर के लोग